हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पहली क्लास, इससे पहले हम पोषण 2.0 को देख चुके हैं, मिशन शक्ति को देख चुके हैं और आज की क्लास में हम मिशन वात्सल्य को देखने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको पूरा कंप्लीट बता चुका हूं कि मिशन मोड पर अम्ब्रेला योजना के रूप में इसको चलाया गया था। तो आज हम डिटेल पढ़ने वाले हैं मिशन वात्सल्य। 2 वीडियो रहेगी इसकी। देखिए, मैं पूरा डिटेल से आपको समझा रहा हूँ। वीडियोस थोड़ी सी लंबी बनती है, मेरे चैनल में आपको वीडियोस ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन मैं डिटेल में समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो रही बात, मैं आपको बता दूँ कि देखिए, इससे पहले मैं आपको समझाया था कि कैसे आखिर मिशन वात्सल्य लाया गया है। ठीक, इससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए, 15वें वित्त आयोग की अगर हम बात करें, 15वें वित्त आयोग में क्या आया था, कौन सा वित्तीय वर्ष था 15वें वित्त आयोग में? याद रखिएगा, 2021-22 से लेकर कब 2025-26 तक, यही है 2021-22 से 25-26 तक पूर्व में संचालित जितनी भी योजनाएं हैं उनको नवीन स्वरूप दिया गया था। नवीन स्वरूप दिया गया था, उसमें से कौन कौन से थे? पहला है पोषण 2.0। पहला क्या था? पोषण 2.0 था। दूसरा क्या था? मिशन शक्ति। दूसरा है मिशन शक्ति है। और तीसरा याद रखिएगा, तीसरा अभी अब हम पढ़ेंगे, वो तीसरा है याद रखिएगा, मिशन वात्सल्य। ठीक है, तीसरा है मिशन वात्सल्य, जिसमें से पोषण 2.0 ये किनके लिए लाया गया था? ये लाया गया था, याद रखेगा, महिलाओं के लिए तथा उसके साथ साथ बच्चों के लिए लाया गया था। और ये मिशन शक्ति किसके लिए लाया गया था? ये लाया गया था महिलाओं के लिए, साथ ही साथ किशोरियों के लिए लाया गया था। और ये मिशन वात्सल्य लाया गया है किसके लिए? ये लाया गया है बच्चों के लिए। ठीक, ये सभी चीज़ों को मैं, ये दोनों को पूरा डिटेल पढ़ा चुका हूँ। आज हम मिशन वात्सल्य जो केवल बच्चों के लिए लाया गया है उसको समझने वाले हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कौन से बच्चे? तो ऐसे बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं, जो बेसहारा है, जो फुटपाथ पे रहते हैं, जो बचपन से ही 18 वर्ष से उम्र से पहले ही अब कोई अपराध कर चुके हैं, मतलब जो कानून का या विधि का उल्लंघन कर चुके हैं, ऐसे बच्चों को क्या की जाएगी? देखभाल की जाएगी, उनकी सुरक्षा की जाएगी, उनकी संरक्षण की जाएगी सरकार के द्वारा। तो ऐसे बच्चे किस में आते हैं? याद रखिएगा, ये मिशन वात्सल्य के अंतर्गत लाभ या हितग्राही के रूप में या लाभार्थी के रूप में यहाँ पर होंगे। कौन कौन से बच्चे? अभी आपको बताया, अभी हम देखेंगे उद्देश्य में, उसके हितग्राही में कौन कौन से होंगे, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये सभी को याद रखिएगा, इन सभी को अम्ब्रेला योजना के तौर पर शुरू किया गया था। कल की क्लास में बता चुका हूँ। सभी पुराने संचालित जितनी भी योजनाएं हैं जो हौच पौच हो चुकी थी, सभी योजनाओं को कंबाइन करके बनाया गया है। अगला हम देखते हैं, इसको मैं काट रहा हूँ। देखिए, मैं इससे पहले आपको बताया था कि कौन कौन सी योजनाओं को एक्चुअल में लाया गया है, कौन कौन सी योजनाओं को प्रॉपर, अलग अलग पुरानी योजनाओं को कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसको मिलाकर मिशन वात्सल्य बनाया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें 2009 में, अगर हम बात करते हैं 2009 की, तो 2009 में लाया गया था, 3 योजनाओं को शामिल किया गया था। बच्चों से रिलेटेड 3 योजनाओं को शामिल किया गया था। योजनाएं थी, कौन कौन सी योजनाएं थी? ये पुरानी वीडियो में देख लीजिएगा। बच्चों के लिए था, एक तो बच्चों के लिए किशोर न्याय कार्यक्रम चलाया गया था, बाल गृह योजनाओं को शामिल किया गया था। इन सभी चीज़ों को कौन कौन सी 3 योजनाएं हैं वो देख लीजिएगा। 2010 में इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? एकीकृत बाल संरक्षण कार्यक्रम कर दिया गया, एकीकृत बाल संरक्षण अधिनियम कर दिया गया 2010 में, समझना। उसके बाद 2012 में एक केस हुआ जिसका नाम है निर्भया केस। निर्भया केस आप सबको पता होगा, निर्भया कांड, निर्भया केस के बारे में। ठीक है, यह हुआ 2012 में। उसके बाद से जैसे 2010 में लाया गया था, एकीकृत बाल संरक्षण अधिनियम लाया गया था 2010 में, उसमें ये बोला गया था कि जो बच्चे हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, अगर वो 18 वर्ष के नहीं हुए, अर्थात 18 वर्ष की उम्र से पहले जो भी अगर अपराध करते हैं उसको बाल अपराध कहा जाएगा। समझ रहे हो? उनको संरक्षण, बाल संरक्षण के रूप में दिया जाएगा, उनको बाल सुरक्षा गृह में भेजा जाएगा। इस प्रकार के किसमें 2010 के अधिनियम में बनाया गया था। लेकिन जैसे निर्भया केस हुआ, निर्भया केस में आपको पता है एक लड़का था जो कि 18 साल से कम एज का था, लेकिन 16 साल से ज़्यादा का था। उसमें फिर यह बात हुई कि जो इतना जघन्य अपराध कर सकता है, क्या उसको 18 से कम वाले को क्या हम अभी भी उसको बच्चे बोलेंगे क्या? इस बार इसमें बहुत सारी बहस हुई और बहस होने के बाद फिर ये डिसीजन निकला कि जो भी बच्चे
याद रखें, जो भी बच्चे जो जघन्य अपराध कर रहे हैं उनको 18 से, अगर उनकी आयु कम है और जिनकी आयु 16 से अधिक, ऐसे मान सकते हैं आप, 18 से कम वाले को हटाइए, जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है उनको आप बच्चे नहीं मानेंगे। समझ रहे हैं? तो उनको 16 से, मान लीजिए ऐसा कोई लड़का जो 16 साल के बाद में, 16 साल एज के बाद में, 16 साल के बाद अगर मान लीजिए कोई जघन्य अपराध करता है तो उसको आप बाल बच्चे नहीं मानेंगे, उसको आप एक वैसी ट्रीट करेंगे जैसे एक अपराधी के साथ करते हैं। उसको वही सजा होगी जैसे कि एक सामान्य आदमी को सजा होती है, एक सामान्य व्यक्ति को सजा होती है। ठीक है, ये बोला गया कब? 2015 में। मतलब 2010 में 18 वर्ष था, निर्भया केस के बाद इसको कितना कर दिया गया? 2015 में कर दिया गया 16 साल। उस 15 में लाया गया, उसका नाम था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। कब आया? 2015 में। और इसी को आप क्या बोलते हो? किशोर न्याय अधिनियम। क्या बोलते हैं? किशोर न्याय अधिनियम 2015। तो क्यों लाया गया? मेनली ये तो था कि इसके 16 साल से कम करने के लिए, लेकिन है क्या ये? किशोर न्याय अधिनियम बच्चों की सुरक्षा तथा बच्चों की देखभाल करने के लिए तो लाया जा रहा है ये सब अधिनियम। समझ रहे हैं? और बाद में फिर यही जो 2015 है उसको 2021 में, जो 2017 में फिर से इसमें संशोधन किया गया, नाम बदल दिया गया, उसको छोड़िए। अभी आपके सिलेबस में 15 और 21 को बस थोड़ा सा पढ़ना है। 15 में लाया गया किशोर न्याय अधिनियम, 2015 लाया गया, याद रखिएगा, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट लाया गया। और इसी का ही फिर से नवीन स्वरूप 2021 में आता है और उसका नाम है मिशन वात्सल्य। उसका नाम क्या है? मिशन वात्सल्य। समझ रहे हैं? इसका नाम पड़ जाता है मिशन वात्सल्य। अब इसको नाम बदलने की फिर से मिशन एक नए मोड पर तो शुरू किया गया ही, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा देखा गया कि जो जस्टिस जुवेनाइल एक्ट है उसमें अगर इस किशोर न्याय अधिनियम के तहत अगर किसी बच्चे को गोद लिया जाता है, मान लीजिए दत्तक, एक दत्तक मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र, किसी बच्चे को अनाथ आश्रम से कोई परिवार गोद लेना चाह रहा है, तो गोद जब लेता है तो उसके लिए अंतिम फैसला न्यायालय करती है। उसके लिए एक सेकंड, उसके लिए अंतिम फैसला कौन करती है? न्यायालय करती थी। ठीक है, 2015 के अधिनियम के अंतर्गत। लेकिन न्यायालय में पहले से ही हजारों केस, लाखों केस वहां पर पेंडिंग है। तो जब कोई परिवार एक किसी बच्चे को अनाथ आश्रम से गोद लेना चाहता था, जो भी परिवार, तो उनको कई साल लग जाते थे, 1 साल 2 साल 3 साल, कई साल उनको प्रोसेस में ही लग जाता था। इसी वजह से अब जो अंतिम फैसला कौन लेते थे? न्यायालय द्वारा लिया जाता था इस अधिनियम के अंतर्गत। अब इसी को बदलकर यह कर दिया गया कि जो भी अब बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो गोद लेने के लिए अब उसको न्यायालय में नहीं जाना पड़ेगा, अब उनको जिला मजिस्ट्रेट, जिसको आप कलेक्टर बोलते हैं, जिला मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और इनका ही फैसला अंतिम फैसला होगा। अब जो न्यायालय में सुनवाई होती थी इसके बारे में, अब वहां पर किसके पास होगा? वो जिला मजिस्ट्रेट के पास होगा। तो हर जिले में एक जिला मजिस्ट्रेट होगा। तो वहां पर जो भी परिवार अगर किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो अंतिम फैसले के रूप में याद रखना, इनका फैसला ही अंतिम फैसला होगा। उसके बाद आप इसको कहीं भी चुनौती नहीं दे पाएंगे, याद रखिएगा, इन्हीं का फैसला अंतिम फैसला होगा जिला मजिस्ट्रेट का। तो ये बदलाव 2021 में भी किया गया, मेनली ये बदलाव किया गया है। आज के में हम समझेंगे कि क्यों कि किसी बच्चे के लिए जब उनको गोद लिया जाता है तो कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। कोई बच्चा अगर कानून का उल्लंघन कर देता है तो उसको कहाँ रखा जाता है, या अगर कोई बच्चा फुटपाथ पे रह रहा है, गरीब है, अगर वो बेसहारा है, तो उनके लिए कौन कौन से कानून, कौन कौन से एक्ट काम करते हैं, आज उसको हम देखने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूँ इसको समझ में आ रहा होगा। देखिए, उसके बाद मैं आपको प्रतिवेदन भी दिखा दूँ। प्रतिवेदन में वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो लिखा हुआ है आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। देखिए, मिशन वात्सल्य योजना का प्राथमिक लक्ष्य है बच्चों के संरक्षण के लिए समर्पित और दक्ष कर्मियों, संरचनाओं और सेवाओं के लिए सुरक्षा तंत्र की स्थापना करना। योजना को कार्यक्रम में तब्दील कर बच्चों के देखरेख बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण की कल्पना को साकार करना तथा जिसकी अवधारणा किशोर न्याय, अभी बताया था किशोर न्याय क्यों लाया गया था? बच्चों के संरक्षण तथा उनकी देखरेख करने के लिए ही किशोर न्याय लाया गया था। एक सेकेंड, ठीक है, ये लाया गया था अभी, ये वाला
बच्चों की सुरक्षा और उनकी देखभाल करने के लिए क्या लाया गया था, किशोर न्याय योजना। जो भी लाया गया है 2009 के बाद से, वो बच्चों की सुरक्षा और उनकी देखभाल करने के लिए ही लाया गया है। याद रखिए, इवन मिशन वात्सल्य का भी मेन उद्देश्य है कि बच्चों की सुरक्षा करना है और उनकी देखरेख करना है। ठीक है, तो अवधारणा किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा इसमें संशोधन कब हुआ, 2021 में दी गई है, जिसके तहत उनके अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं ताकि वे अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार अपना विकास कर सके। बच्चों के अधिकार भी इसमें बताए गए हैं कि वो कैसे अपना विकास कर सके। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य बच्चों को क्या करना है, सुरक्षित वातावरण प्रदान करना ताकि मुश्किल परिस्थितियों में उनका विकास और कल्याण अच्छी तरीके से सुनिश्चित किया जा सके। जैसे मान लो एक बच्चा जो है फुटपाथ पे अगर सो रहा है, फुटपाथ पे रह रहे हैं, या मान लो अगर कोई अपराध कर दिया है, तो सरकार क्या करती है, वैसे बच्चे को अनाथ आश्रम या कहीं भी आश्रय गृह में क्या करती है, वो मान लो एक बच्चा अपराध किया 10 या 12 साल की एज में, अब 12 साल की एज में वो अपराध कर दिया, तो उसको कहाँ रखा जाएगा, बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। अगर नहीं रखा जाता तो हो सकता है वो और आगे चल के अपराध करता। इसी वजह से उनको सुधारने के लिए बाल सुधार गृह बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, क्योंकि मुश्किल परिस्थिति में आगे चल के अपना क्या कर सके, विकास कर सके और कल्याण अच्छी तरीके से अपना क्या कर सके, अपने कल्याण को सुनिश्चित कर सके। समझ रहे हो, इन प्रयासों से उन असुरक्षित परिस्थितियों को कम किया जा सकता है जो बच्चों को उनके परिजनों से दूर करती है और बच्चों से दूर उनकी उपेक्षा शोषण का कारण बनाती है। ठीक, अगला देखते हैं, इसमें हम अगला देखेंगे तो लक्षित हितग्राही कौन कौन होंगे। देखिए, वही सब होंगे बच्चे जो बाहर, जो अपने माता पिता के द्वारा छोड़े जा चुके हैं, जो अनाथ हो चुके हैं, जो असहाय है, जो बेसहारा है, या जो ऐसे कानून का उल्लंघन जो किए हुए बच्चे हैं, जो अभी कोई अपराध कर चुके हैं, यही सब बच्चों को क्या किया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। आप देखिएगा कौन कौन से बच्चे आएंगे। देखिए, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको देखरेख की जरूरत है लेकिन उनके परिवार में नहीं है, देखरेख की जरूरत है, तो उनको कहाँ रखा जाएगा, बाल सुरक्षा गृह में रखा जाएगा या किसी भी जगह पर रखा जाएगा जो सरकार बनाएगी, वहां पर उनको रखा जाएगा। देखरेख और संरक्षण करने वाले बच्चे, जैसे मान लीजिए फुटपाथ पर सो रहे हैं, तब उनको देखरेख की जरूरत है, तो देखरेख कहां पर किया जाएगा, वो सरकार उनकी देखरेख की व्यवस्था करेगी, उनके संरक्षण की व्यवस्था करेगी सरकार। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा किशोर के लिए, ऐसे बच्चे जो अपराध कर देते हैं छोटे से एज में, उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गृह बनाया जाता है। ठीक है, तो उनको लाभ दिया जाएगा। लक्षित हितग्राही ये होंगे। ठीक है, तीसरा, सड़क पर रहने वाले बेघर तथा परिवार रहित बच्चे, विपदाग्रस्त बच्चे, बाल यौन शोषण के शिकार हुए बच्चे भी इसमें हितग्राही होंगे। अनाथ, अपरिपक्व, घुमंतु तथा निराश्रित बच्चे, जो दिन भर घूम रहे हैं, निराश्रित है, ठीक है, और अपरिपक्व है, अनाथ है, ये भी बच्चे आएंगे। बाल श्रमिक, कठिन परिस्थिति में कार्यरत, कामकाजी बच्चे तथा नशा करने वाले बच्चे आदि, सभी के सभी जैसा आप देख रहे हैं आप समझ जाएंगे। एक बार अगर ऑप्शन में आएगा आपके कौन कौन से बच्चे हैं जिनको आप क्वेश्चन में आप विकल्प पढ़कर ही आपको समझ में आ जाएगा। जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो बेघर हो चुके हैं, जो बेसहारा हैं, जो किसी गलत राह पे चले जा चुके हैं, किसी अपराध को अंजाम दे चुके हैं, ऐसी सभी लोगों को, या जो यौन शोषण का शिकार हो चुके हैं, जो विपदाग्रस्त है, अपरिपक्व है, घुमंतु है, ऐसे बच्चों को इसमें क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। ठीक, चलिए अब हम बात करें कि इसमें कितने स्तर पर काम करेगी। तो देखिएगा, मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ, एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, कितने स्तर पर काम किया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो देखिएगा, इसके लिए अगर हम बच्चों के संरक्षण के लिए बात करें तो बाल संरक्षण समिति बनाई जाती है। बच्चों के संरक्षण के लिए बाल संरक्षण समिति बनाई जाएगी, समझ रहे हैं, बच्चों के विकास के लिए। तो ये जो बाल संरक्षण समिति है, ये कितने स्तर पर होगी, 3 स्तर पर होगी। 3 स्तर पर याद रखिएगा। पहला होगा, याद रखें, केंद्रीय स्तर पर, और केंद्र के नीचे सभी राज्यों में राज्य स्तर पर, और उसके नीचे अगर आप आएंगे तो जिला स्तर पर, और उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा पंचायत स्तर पर। तो 4 स्तर, 4 टियर होते हैं, याद रखिएगा, बाल संरक्षण समिति के। बच्चों को संरक्षित करने के लिए 4 समिति, याद रखिएगा, बाल संरक्षण बोर्ड बनाया जाता है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, और चौथा पंचायत स्तर पर। समझ रहे हैं। अब देखिए, हमको पंचायत स्तर वाला ज़्यादा पढ़ना नहीं है हमको, तो इसको हम क्या कर देते हैं, अभी मिटा देते हैं, बस आपको बताने का था। ठीक, अब देखिए, ये सॉरी, एक सेकेंड,
इसको मैं ऐसे जिला स्तर पर। ठीक, अब देखिएगा केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर समझिएगा। केंद्रीय स्तर पर जो बाल संरक्षण समिति होगा उसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव। कौन? उनके जो सेक्रेटरी हैं, सचिव है, वो उनके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। और इनका समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जो केंद्रीय बाल संरक्षण समिति है उस बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो सचिव है वो उसके बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में कौन होगा? राज्य बाल संरक्षण समिति होगा। देखिए मैं समझा रहा हूँ, फिर आपको मैं पीडीएफ से समझाऊंगा। राज्य में कौन सी समिति होगी? राज्य जैसे केंद्र में होगी केंद्रीय बाल संरक्षण समिति, वैसे ही राज्य में कौन होंगे? राज्य के स्तर पर राज्य बाल संरक्षण समिति। और इसका जो प्रमुख है या इसके जो अध्यक्ष है वो आपके राज्य के कौन होंगे? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वो राज्य के मुख्य सचिव होंगे। राज्य के मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ या राज्य बाल संरक्षण समिति के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्रशासन के सचिव को ही मुख्य सचिव कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ प्रशासन के सचिव मतलब मुख्य सचिव राज्य के बाल संरक्षण समिति के क्या होंगे? सचिव होंगे। याद रखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव नहीं होंगे। ठीक है, याद रखिए, मतलब उसके सचिव इसके अध्यक्ष नहीं होंगे, मुख्य सचिव होंगे। समझ रहे हैं? जो कि छत्तीसगढ़ प्रशासन के हेड है। अगर हम बात करें जिला स्तर पर, जिला स्तर पर इसका अध्यक्ष कौन होगा? मतलब जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो ये होते हैं कलेक्टर। जिला स्तर पर कौन होगा? याद रखिएगा, कलेक्टर होंगे इसके प्रमुख। अभी समझते जाइएगा। ठीक है, राज्य केंद्र स्तर पर कौन होगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव। राज्य स्तर पर कौन होंगे? मुख्य सचिव। और जिला स्तर पर कौन होंगे? कलेक्टर साहब होंगे। क्लियर? अब देखिए मेनली इनका काम क्या होगा। जिला स्तर पर कलेक्टर का क्या काम होता है? जो भी योजनाएं संचालित की जा रही है बच्चों के संरक्षण के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए, जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है उनको ग्राउंड लेवल पर, याद रखिए, उनको क्रियान्वित करना उसका किसका काम रहेगा? जिला कलेक्टर का काम रहेगा। मतलब जिले में जो भी बाल संरक्षण से संबंधित योजनाएं हैं उन योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम किनका रहेगा? कलेक्टर का रहेगा। कहाँ पर? जिला में क्रियान्वित करने का काम। और राज्य में बाल संरक्षण योजनाओं को पूरे राज्य में क्रियान्वित करने का काम किनका रहेगा? ये रहेगा, याद रखिएगा, मुख्य सचिव का। मतलब ये जो है प्रत्येक जिले के कलेक्टर रिपोर्ट किसको देंगे? ये रिपोर्ट देंगे किनको? जो मुख्य सचिव है उनको। वर्तमान में मान लीजिए क्या वर्तमान में 33 जिले हैं। ठीक, 3 और बचे छत्तीसगढ़ में, 36 होने में 33 जिले हैं। तो 33 जिलों के कलेक्टर ये रिपोर्ट जो है कौन, ये आयोग के जो भी बाल संरक्षण आयोग के जो भी अगर संरक्षण करना है बच्चों को, तो उनके लिए जो भी योजनाएं लाई जा रही है उनको किस हद तक क्रियान्वित किया है, इसका रिपोर्ट कलेक्टर किनको देंगे? मुख्य सचिव को देंगे। और मुख्य सचिव सभी राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं, समझ रहे हैं, जितने भी राज्य हैं उनके मुख्य सचिव वो किसको रिपोर्ट देंगे? एनुअली रिपोर्ट देते हैं सचिव को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो विभाग है केंद्र का, उनके सचिव को वो देते हैं क्या? याद रखिएगा, रिपोर्ट देंगे, एनुअल रिपोर्ट देंगे प्रति वर्ष। क्लियर है? ये याद रखिएगा, ये कुछ है। अगर हम बात करें क्या राज्य के जो मुख्य सचिव हैं, मतलब जो राज्य बाल संरक्षण समिति है, उस राज्य के बाल संरक्षण समिति में जितने भी प्रशासनिक विभाग है, मैं बात कर रहा हूं सभी प्रशासनिक विभाग, तो सभी प्रशासनिक विभाग के जो प्रतिनिधि होते हैं वो बाल संरक्षण समिति मतलब उस राज्य के बाल संरक्षण समिति के सदस्य होंगे। और एक जिले में मान लो मैं बात करता हूं रायपुर की, तो रायपुर में जो रायपुर एक जिला है, तो रायपुर मतलब रायपुर जिला बाल संरक्षण समिति हो गए। तो इस रायपुर जिला बाल संरक्षण समिति में जितने भी प्रशासनिक विभाग है उस प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे, रायपुर जिला बाल संरक्षण समिति के। समझ रहे हैं? तो हर जिले में यही कॉन्सेप्ट है, जो भी जिले में होंगे उसके जो सभी बोल रहा हूं मैं, सभी प्रशासनिक विभाग के जो प्रतिनिधि है वो ऑटोमेटिक उस जिला बाल संरक्षण समिति के सदस्य होंगे। ये मेरे ख्याल से आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये तो है। अब आप देखेंगे ये है एक्चुअल में जो मैं आपको बताया हूं, ये है इनकी संरचना।
कि एक बाल संरक्षण समिति की संरचना कैसे होती है। तो कैसे होगी, पहला ऊपर लेवल पर क्या होगा, केंद्रीय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, फिर पंचायती स्तर पर। ये तो है इनकी संरचना है। ठीक, तो देखिए इनकी संरचना में आपको अच्छे से, और अब पीडीएफ के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, देखिए योजना के संचालन के लिए जिला स्तर पर, राज्य और जिला स्तर पर संरचना कौन कौन सी है। देखिए पहला है राज्य बाल संरक्षण समिति। पहला क्या है, राज्य बाल संरक्षण समिति, अभी बताया था राज्य बाल संरक्षण समिति। सचिव, देखिए सचिव छत्तीसगढ़ शासन सचिव मतलब मुख्य सचिव। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में बाल संरक्षण विकास कल्याण के लिए कार्यरत सभी प्रशासनिक महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित यह समिति राज्य में बाल संरक्षण के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन व अनुश्रवण करती है। समझ रहे हैं, मतलब इन्हीं की अध्यक्षता में क्या किया जाएगा, सचिव की अध्यक्षता में ही जितनी भी योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित किया जाएगा। समिति में बाल संरक्षण विकास कल्याण के लिए कार्यरत सभी शासकीय, देखिए सभी शासकीय विभागों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे, अभी आपको बताया। ठीक, और राज्य में इस योजना के लिए संचालन के लिए 13 पदों का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। तो राज्य स्तर पर जो राज्य बाल संरक्षण समिति चलाया जाता है उसमें कितने पदों का प्रावधान है, 13 पदों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे राज्य में बाल संरक्षण से संबंधित कार्रवाइयों का समन्वय इस समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक, ये तो पता है। अगला अगर हम देखें इसको अभी छोड़िए, राज्य दत्तक ग्रहण संघ। अगला अगर हम देखें तो जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, वही बताया था जिला संरक्षण समिति, उसका नाम एक्चुअल में है जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति। देखिए राज्य के सभी जिलों की अगर हम बात करें तो राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर, फिर आया जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किए जाने का प्रावधान है। समिति में बाल संरक्षण विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए, बच्चों के विकास के लिए, कल्याण के लिए कार्यरत सभी शासकीय विभाग, इसमें भी सभी शासकीय विभागों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं इसके, और जिला स्तर पर बाल संरक्षण से संबंधित कार्रवाइयों का समन्वय इस समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक, ये चीजें मैं आपको बता चुका। अगला हम देखते हैं, अगर एक सेकेंड, अगला हम बात करते हैं राज्य दत्तक ग्रहण। इसको आप अच्छे से समझिएगा। देखिए यहां पर मैं आपको कुछ यहां पर समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए राज्य दत्तक ग्रहण, ये वाला आपका जो आएगा राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण क्या है, इसी को समझने वाले हैं। ठीक, तो इस प्रकार देखिएगा। राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, अब इसका मतलब क्या है समझिए। ये भी एक प्रकार से संरचना है आपकी किसकी, मतलब बाल विकास जो आप कर रहे हैं, बाल संरक्षण कार्यक्रम की या बाल संरक्षण समिति की एक प्रकार से क्या है, एक योजना है, इसको संरचना है। तो देखिए क्या है, राज्य दत्तक, अब कहने का मतलब है अगर राज्य में, दत्तक मतलब होता है गोद लिया जाने वाला पुत्र या पुत्री जो भी आप बोले, तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे को गोद लेना है तो गोद लेने के लिए कौन सा अभिकरण है, राज्य छत्तीसगढ़ ग्रहण संसाधन अभिकरण। तो किसी बच्चे को गोद लेना है तो कौन सी प्रक्रिया है, ये इसमें बताई गई है कि प्रक्रिया क्या क्या है। अब आप समझिएगा, मान लीजिए किसी बच्चे को गोद लेना, कोई परिवार अगर किसी बच्चे को मान लीजिए दत्तक पुत्र के रूप में गोद लेना चाह रही है, ठीक है, तो उसके लिए याद रखिए उनको ऑनलाइन आवेदन ही करना पड़ेगा, ऑफलाइन नहीं किया जा सकता, केवल और केवल ऑनलाइन ही करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा। और वो ऑनलाइन जिस भी वेबसाइट से करेंगे, जिस भी वेबसाइट से वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उस आवेदन का नाम याद रखिएगा, उसका नाम है केयरिंग पोर्टल। उसका नाम क्या है, याद रखिएगा, उसका नाम है केयरिंग पोर्टल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केयरिंग पोर्टल में ही क्या करेंगे, वो सबसे पहले आवेदन करेंगे। जैसे मान लीजिए वो क्या कर रहे हैं, अरे सॉरी कहाँ चला गया वो, देखिए इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, मैं काफ़ी कम वीडियो बनाता हूँ डिजिटल में। अगर मान लीजिए कोई गोद लेना चाह रहे हैं किसी बच्चे को, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, ऑनलाइन ही आवेदन करेंगे। और ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो क्या होगा, ये केयरिंग पोर्टल में,
केयरिंग पोर्टल में ही क्या करेंगे, वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे सबसे पहले। मतलब ऑनलाइन आवेदन करना है तो कौन से एप्लीकेशन में जाएंगे, केयरिंग एप्लीकेशन में। यहाँ पर वो फॉर्म भरेंगे, समझिएगा, यहाँ पर वो फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद सब चीज़ प्रक्रिया हो गई। अब प्रक्रिया हो गई, अब अंतिम फैसला, अंतिम आदेश किसका रहेगा? अंतिम आदेश रहता है, याद रखिएगा, जिला मजिस्ट्रेट का। अभी आपको बताया था मैं, अंतिम फैसला यही तो 2021 में बदलाव किया गया है। अब अंतिम फैसला किनका रहेगा? जिला मजिस्ट्रेट का रहेगा कि बच्चे को गोद लिया जा सकता है कि नहीं, सभी चीज़ों को देखकर। ये कौन से अधिनियम से आया है? ये सभी चीज़ें जो अभिकरण हुआ है, जो आपका है राज्य बाल संरक्षण, जो भी आपका अभिकरण आया है, दत्तक पुत्र अभिकरण जो आया है, वो आखिर कैसे आया है, कौन से अधिनियम से आया है? तो देखिएगा 2015 में क्या आया था? किशोर न्याय कार्यक्रम चलाया गया था, किशोर न्याय अधिनियम। और इसमें संशोधन कब किया गया? इसमें संशोधन किया गया था 2021 में। अभी आपको बताया था 2021 में किया गया। उसके साथ ही याद रखिएगा, दत्तक पुत्र के लिए, जो दत्तक पुत्र को मतलब गोद लेने के लिए अधिनियम आया था 2016 में, 2016 में आया था, इसके लिए जो अभिकरण आया था वो। और इसी में संशोधन किया गया था, दत्तक वाले में इसमें संशोधन किया गया था 2022 में, एक साल बाद किया गया। और याद रखिएगा उसके बाद एक और आया यहाँ पर, उसके बाद लास्ट में दत्तक पुत्र विनिमयन, जिसको आप बोलते हैं, देखिए यहाँ पर एक लास्ट में और आया जिसका नाम है दत्तक ग्रहण विनियमन, 2022 और आया। और इसी के प्रावधान के तहत ही क्या किया जाता है, किसी भी बच्चे को अगर कोई परिवार गोद लेना चाहेगी तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उसको, जो केयरिंग पोर्टल में ऑनलाइन उनको अप्लाई करना पड़ेगा और ले सकते हैं। और ये प्रक्रिया किस में लिखी गई है? 2015 के किशोर न्याय अधिनियम में, जो संशोधन किया गया 2021 में मिशन वात्सल्य। उसके अलावा 2016 में जो दत्तक पुत्र के लिए अधिनियम आया, 2022 में उसमें संशोधन हुआ। उसके अलावा और किस में है, याद रखिएगा, उसके अलावा है दत्तक ग्रहण विनियमन 2022 के प्रावधान में किया गया है। ठीक, अब देखिए, दत्तक ग्रहण हेतु अंतिम आदेश जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है, समझ रहे हैं। अब राज्य में दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी कार्यवाहियों का समन्वय तथा अनुश्रवण राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के द्वारा किया जाता है। अगर आप बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, दत्तक ग्रहण से संबंधित अगर आप बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, तो उसके लिए नियम कानून उसके लिए कौन बनाएगा? याद रखिएगा, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के द्वारा क्या किया जाता है? उस कार्रवाइयों का समन्वय किया जाता है। तो बच्चे को गोद लेना है तो किसके द्वारा? याद रखिएगा, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के द्वारा किया जाता है। अगले देखिए इसमें और क्या क्या है, इसको देखते हैं। ये वाला हो गया है बाल, अभी आपके देख लिए पूरा का पूरा केंद्रीय बाल संरक्षण समिति, राज्य बाल संरक्षण समिति और जिला बाल संरक्षण समिति, ये देख चुके हैं। अब हम देखते हैं विधि से संघर्षरत बच्चों तथा देखभाल के लिए आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संस्थागत देखरेख कौन कौन से हैं। अब समझिए इसमें क्या बोला गया है। देखिएगा, दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक तो ऐसे बच्चे जो विधि के खिलाफ जाकर कुछ काम किए हैं, मतलब कानून का उल्लंघन किया, अपराध किए हैं। और ऐसे बच्चे जो कानून के उल्लंघन तो नहीं किए हैं लेकिन गरीब है, मतलब बोल सकते हैं बेसहारा है, असहाय है, बोल सकते हैं आप माता पिता से वंचित है, वो फुटपाथ पर रह रहे हैं। ऐसे बच्चे जो विधि का उल्लंघन नहीं किए हैं, तो सरकार दोनों को संरक्षित करने का काम करती है। ऐसा नहीं कि जो अपराध कर दिए केवल उन्हीं को बाल सुरक्षा गृह में भेजेंगे, ठीक है, उनको भी आप संरक्षित रखोगे। जो फुटपाथ पे है, जो बेसहारा है, उनको भी सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? संरक्षित रखा जाएगा। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। देखिए, किशोर न्याय क्यों लाया गया था 2015? देखो, बालकों की देखरेख एवं उनके संरक्षण के लिए लाया गया है 2015, तथा उसमें संशोधन हुआ है मिशन वात्सल्य के रूप में, के अंतर्गत राज्य में संस्थागत देखरेख कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बच्चों को क्या मतलब देखने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनके विकास करने के लिए संस्थागत देखरेख किया जा रहा है। देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए राज्य में क्या है? शासकीय तथा अशासकीय। किसकी बात कर रहा हूं? जो अपराध नहीं किए हैं बच्चे, जिनकी केवल देखरेख करनी है। मान लीजिए जो बच्चा अनाथ है, और अगर केवल अनाथ है, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता उस बच्चे को, ऐसे बच्चों के लिए राज्य सरकार शासकीय और अशासकीय दोनों प्रकार से क्या किया जाता है? उनको संरक्षित रखा जाता है ऐसे बच्चों को। तो शासकीय और अशासकीय में क्या क्या जाएगा? जैसे बाल गृह, दूसरा हो जाएगा खुला आश्रय गृह, तीसरा विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण,
ये संचालित है, याद रखेगा, शासकीय और अशासकीय रूप में। अगर बच्चों को जो केवल और केवल वो उल्लंघन नहीं किए अभी कानून का, केवल उनकी देखरेख करना है तो शासकीय और अशासकीय दोनों चलाया जाता है, बाल गृह रूप में, खुला आश्रय गृह और किशोर और विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण। लेकिन अगर ऐसे बच्चे जो विधि के विरुद्ध जाकर अगर काम किए हो या कोई अपराध किए हो, ऐसे बच्चों के लिए राज्य में शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह, याद रखिएगा, शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह, शासकीय विशेष गृह और शासकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित किया गया है। तो ऐसे बच्चे जो विधि के खिलाफ जाकर काम किए हैं या कानून का उल्लंघन किए हैं, अपराध किए हैं, वह उनके लिए 3 प्रकार से, याद रखिएगा, उनको सुरक्षित किया जाएगा। पहला है शासकीय बाल संप्रेषण गृह, शासकीय विशेष गृह और शासकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित किया गया है। समझ रहे हैं? तो ये 3 हैं। तो वो तो रहे केवल देखरेख के लिए और ये रहे जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनके लिए। अब आप समझिए, देखिए अच्छे से समझिएगा इसमें, एक सेकेंड। यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिएगा, हाँ, इसी में बता देता हूं ना। पहला है बाल संप्रेषण गृह। अब अच्छे से समझिए, मैं इसको समझा रहा हूं। देखिए, ऐसे बच्चे जो कानून का उल्लंघन किए हैं, अभी बताया था बाल संरक्षण के 3 आएंगे, कानून का उल्लंघन किए हैं लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। मान लीजिए कोई बच्चा है, मर्डर किया है, मर्डर छोड़िए, मान लो चोरी किया है। अगर वो चोरी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी भी वो न्यायालय में क्या है, विचाराधीन है, अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। और न्यायालय कौन सा न्यायालय होता है जो सुनवाई करता है? वो है जिला न्याय बोर्ड। जिला न्याय बोर्ड होगा जहां पर इनकी सुनवाई होगी। तो जिला न्याय बोर्ड में अगर मान लो इनकी जो भी है सुनवाई चल रही है अभी भी, तो जब तक की सुनवाई चल रही है तब तक के लिए उस बच्चे को जो कानून का उल्लंघन किया, मान लो चोरी वोरी किया, उस बच्चे को कहां पर रखा जाएगा? उस बच्चे को, याद रखिएगा, बाल संप्रेषण गृह में रखा जाएगा। मतलब जब तक केस चल रहा है, विचाराधीन है, कहां पर? यहाँ जिला न्याय बोर्ड में, तब तक के लिए उनको कहां रखा जाएगा? बाल संप्रेषण गृह में रखा जाएगा, जिला न्याय बोर्ड के कहने पर, के आदेश पर। तो अभी भी उनका सिद्ध नहीं हुआ है, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर उनकी द्वारा किया गया अपराध अगर सिद्ध नहीं हुआ है, चल रहा है मामला, तभी उनको कहां पर रखा जाएगा? बाल संप्रेषण गृह में रखा जाएगा। और अगर सिद्ध हो गया तब यहां पर नहीं रखा जाएगा, तब उनको अगला देखेंगे उसमें रखा जाएगा। समझ रहे हैं? तो क्या बोला गया है? विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालकों का प्रकरण के विचाराधीन रहने की, समझ रहे हो, विचाराधीन रहने की अवधि में किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर बाल संप्रेषण गृह में उनको रखा जाता है। अब इसके लिए याद रखिएगा, बालकों के लिए जो बाल संप्रेक्षण गृह है उनकी संख्या 11 है, और बालिकाओं के लिए जो बाल संप्रेक्षण गृह है, बालिकाओं के लिए उनकी संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में केवल 3 है। अब मतलब टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में बाल संप्रेक्षण गृह की संख्या कितनी है? 14 है, याद रखना है, जिसमें से 11 बालकों के लिए, 3 बालिकाओं के लिए। तो बालकों के लिए कौन कौन सा है? देखिएगा, रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर। जो मेन आपके जो 5 जो आपके संभागीय मुख्यालय है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में है। उसके अलावा देखा जाए तो कोरबा में है, दंतेवाड़ा है, जशपुर है, राजनांदगांव, महासमुंद और रायगढ़। ये 11 जिलों में, याद रखिएगा, बालकों के लिए है। और राजनांदगांव, अंबिकापुर और जगदलपुर यहाँ पर बालिकाओं के लिए है। बिलासपुर और रायपुर संभाग में बालिकाओं के लिए कोई भी बाल संप्रेषण गृह नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इतना आपको याद रखना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 की स्थिति तक अभी तक 307 बालक को और 10 बालिका को कहां पर है? बाल संप्रेक्षण गृह में निवासरत थे। मतलब 2022-23 नवंबर तक की स्थिति की बात बता रहे हैं वो, कि बाल संप्रेक्षण गृह में कितने बालक अभी निवासरत थे वहां तक। मतलब ऐसे बालक जिनका केस चल रहा है अभी, वो याद रखिएगा विचाराधीन है, वो बाल संप्रेषण गृह में थे। वो बालक की संख्या कितनी है? 307, और बालिकाओं की संख्या है केवल 10। तो टोटल है 317 ही थे जो विचाराधीन थे। समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको याद रखना है, यहाँ पर केवल केस चल रहा होगा तभी उनको बाल संप्रेषण गृह में रखा जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखें तो है विशेष गृह। अब इसमें भी आपको अच्छे से ध्यान देना है, विशेष गृह क्या है। देखिएगा, अभी आपको बताया जो संप्रेक्षण गृह है वो एक्चुअल में क्या है? वो है विचाराधीन है। तो अब विशेष गृह मतलब देखिए, ऐसे बालक
जो विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बच्चे जिसमें दोष अब सिद्ध हो चुका है, जो जिला बोर्ड है, जिला न्याय बोर्ड है, वहां पर उनका दोष जो है वो सिद्ध हो चुका है। तो सिद्ध होने के बाद अगर पाया गया कि हाँ भाई ये सही में अपराध किया है, तब उनको कहाँ पर भेजा जाएगा, विशेष गृह में भेजा जाएगा। जैसे मान लो कोई बच्चा किया है चोरी, एक एग्जाम्पल की बात है, तो जब तक विचाराधीन है मामला, तब उसको कहाँ पर भेजेगा, आप बाल संप्रेक्षण गृह में भेजोगे, बाल संप्रेक्षण गृह में भेजोगे, तब तक बेचारा यहाँ रहेगा। अगर मान लो उसका दोष जो है वो सिद्ध हो गया, तो सिद्ध होने की स्थिति में अब वो कहाँ चले जाएगा, अब उसको भेज दिया जाएगा, विशेष गृह में भेज दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो जिनके बारे में पाया गया है कि किशोर, देखिए बालकों को जिनके बारे में पाया गया है कि उन्होंने अपराध किया है, पाया गया है, बोल रहा ना, ये पाया गया है कि उन्होंने अपराध किया, मतलब सिद्ध हो गया है, तो किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर पुनर्वास हेतु विशेष गृह में उनको रखा जाता है। समझ रहे हैं? वर्तमान में दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर में बालकों के लिए, याद रखिएगा, बालकों के लिए कितना है, केवल 4 जिला मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय में है, रायपुर में नहीं है। देखिए दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर में, तथा राजनांदगांव, जगदलपुर और अंबिकापुर में कितने हैं, केवल और केवल 3। बालिकाओं के लिए कितना है, बालकों के लिए 4 और बालिकाओं के लिए है अंबिकापुर में, जगदलपुर में और राजनांदगांव में। मतलब जो संप्रेक्षण गृह जो महिलाओं का राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर में था केवल 3, सेम टू सेम आपका विशेष गृह भी महिलाओं के, बालिकाओं के लिए वो भी केवल और केवल 3 जगह पर है, राजनांदगांव, जगदलपुर, अंबिकापुर, सेम जगह पर है। क्लियर है? तो वहां पर 307 बालकों को नवंबर 2022 की स्थिति में और 10 बालिकाओं को वहां अभी तक संप्रेक्षण गृह में रखा गया था। यहां पर देखा जाए तो कितनी क्षमता है, बोला जाए तो 25-25 की क्षमता के विशेष गृह संचालित है। तो जो यहाँ पर हर जिलों में दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर में जो 4 बालक के लिए विशेष गृह है और जो 3 बालिकाओं के लिए विशेष गृह है, वहाँ केवल और केवल 25 सीट ही है। मतलब 25 लोगों को ही वहाँ पर, 25 बालक बालिकाओं को ही रखा जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की स्थिति में देखा जाए तो 11 बालक विशेष गृह में निवासरत थे और बालिकाओं की संख्या इसमें नहीं थी। याद रखिएगा, केवल और केवल बालक ही थे। आ रहा है समझ में? ठीक, अगला देखते हैं हम सुरक्षित स्थान। देखिए सुरक्षित स्थान में क्या आता है, वहां पर अभी देखिए संप्रेक्षण में क्या आता है, जो विचाराधीन है, विशेष गृह में क्या आता है, जो सिद्ध हो चुका है, सुरक्षित गृह में क्या आता है, देखिएगा सुरक्षित स्थान में जघन्य अपराध। अब यहां पर आता है जघन्य अपराध, ऐसा व्यक्ति, ऐसा बालक जो मान लो जघन्य अपराध किया हुआ है, मर्डर वर्डर ये सब, जघन्य अपराध के अभियुक्त 16 से 18 वर्ष की आयु तक के बालकों को, किसकी बात कर रहे हैं, याद रखिएगा 16 से 18 वर्ष तक के बालकों की बात कर रहे हैं, ठीक, तथा बालक बालिका सबकी बात है ना इसमें, तथा 18 से 21 वर्ष की आयु के ऐसे भी व्यक्ति, जैसे मान लो अभी किसी की एज मान लीजिए 20 साल है, अब 20 साल है, अब उसमें पता चला कि उसने 17 साल में कोई क्या किया था, कोई गुनाह किया था 17 साल में, समझ रहे हैं, 17 साल में क्या गुनाह किया था, तो क्या उनको अभी नहीं भेजा जाएगा, क्या उनको सजा नहीं होगी क्या, बताइए। इस स्थिति में उनको दूसरे प्रकार से, जो सबसे होता है वैसे तो सजा नहीं होगी भाई, जो सबके लिए होता है, लेकिन वैसे व्यक्ति को जो अभी 19-20 साल का है और पता चला कि वो 2 साल पहले जब बालिक नहीं हुआ था तब अपराध किया, वो भी जघन्य अपराध किया है, तो भी से उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाएगा। मतलब ऐसे बच्चे जो 16 से 18 वर्ष की एज में कोई जघन्य अपराध करते हैं और मान लीजिए उस समय पकड़ा गया, तब तो उनको कहाँ भेज दिया जाएगा, सुरक्षित स्थान पर। लेकिन मान लीजिए वो नहीं पकड़ा है, 2 साल बाद पकड़ा गया, 20 साल की एज में पकड़ा गया, 21 साल में, 19 साल में, और अगर पता ये चला कि वो 16 से 18 साल की एज में ये सब अपराध किए थे, जघन्य अपराध, तो भी से ऐसे बालकों को कहाँ पर भेज दिया जाएगा, सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाएगा। तो वही बोल रहा है 18 से 21 आयु तक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 18 वर्ष की आयु होने के पूर्व ही अपराध कारित किया हो को उनके प्रकरणों के विचाराधीन होने की अवधि में या दोष सिद्ध होने पर, अब यहाँ पर दोनों चीज है, संप्रेक्षण में केवल विचाराधीन होगा तो भेजा जाएगा, विशेष गृह में दोष सिद्ध हो गया तो। लेकिन इस मामले में अगर वो जघन्य अपराध किया है और 16 से 18 वर्ष का है या 18 वर्ष से ज्यादा का हो गया, लेकिन 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच में वो अपराध किया था, अभी पता चला, ये दोनों स्थिति में अगर मामला कोर्ट में या जो जिला न्याय बोर्ड है वहां पर अगर विचाराधीन है तो भी से उनको सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा, और अगर
दोष सिद्ध हो चुका है तो भी से उनको सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। यहाँ पर दोनों कंडीशन है, याद रखिएगा, ठीक। विचाराधीन होने पर भी और या साथ साथ दोष सिद्ध होने पर भी उनको याद रखिएगा बाल न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड, याद रखिए कौन कौन से न्याय, बाल न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर उनको कहाँ रखा जाएगा, सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। समझ रहे हैं। वर्तमान में जैसे एक इससे पहले अपन देखे थे सुरक्षित स्थान से पहले विशेष गृह में हम देखे थे कि कितने 25-25 की संख्या थी एक एक विशेष गृह में। यहाँ पर अगर हम बात करें सुरक्षित गृह में, यहाँ पर भी कितने हैं, 25 बालकों के लिए 25-25 बालकों और 25-25 बालिकाओं के लिए क्या है वहाँ पर संचालित किया गया। जैसे देखिए 25 बालिकाओं के लिए पूरा का पूरा क्या है, एक एक जो सुरक्षित स्थान है, जो गृह बोल सकते हैं, वहाँ 25-25 बालकों के लिए है। तो संभागीय मुख्यालयों में क्रमशः कौन कौन सा, रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर है, बस्तर और अंबिकापुर, केवल और केवल 5 ही जगह पर है, याद रखिएगा, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 की स्थिति में 108 बालक प्लेस ऑफ सेफ्टी में निवासरत थे। सुरक्षित स्थान को ही प्लेस ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। क्लियर है। 25-25 बालकों के लिए स्थान सुरक्षित था यहाँ पर, और कितने हैं, जिला मुख्यालय में ही है, इतना याद रखेगा। क्लियर हुआ। तो देखिए अभी आपको बताया संप्रेक्षण केवल महिलाओं के लिए था 3 और उनके लिए पुरुषों के मतलब बालिकाओं के लिए था 3 और बालकों के लिए था 11, टोटल 14 था। क्लियर हुआ। ये आ रहा है कि नहीं बताइए समझ में, ठीक है। और ये अगर देखें तो ये कितना है, केवल और केवल बालकों के लिए जो संभागीय मुख्यालय है रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर और बस्तर में ही है। क्लियर है। और अभी तक 108 बालक को प्लेस ऑफ सेफ्टी मतलब सुरक्षित स्थान पर रखा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अब आता है, अब ये तो जो अभी 3 पढ़े हैं अपन, ये है ऐसे बच्चे जो कानून का उल्लंघन किए हुए हैं। अब ऐसे बच्चे जो कानून का उल्लंघन तो नहीं किए हैं, विधि का उल्लंघन नहीं किए हैं, लेकिन जिनको सच में देखभाल की जरूरत है, उनको सुरक्षा की जरूरत है, संरक्षण की जरूरत है, वैसे बच्चों के लिए कौन कौन से घर या गृह यहाँ पर है उसको देखा जाएगा। देखिए पहला है खुला आश्रय गृह। आसान है, समझिएगा। खुला आश्रय गृह आवासीय सहायता के जरूरतमंद बालकों को अल्पकालिक आधार पर, इंपॉर्टेंट IMP इसलिए लगाओ क्योंकि अगर किसी बच्चे को कम समय के लिए अगर किसी बच्चे को आश्रय देना है तो खुला आश्रय गृह यूज किया जाता है। समझ रहे हैं। तो खुला आश्रय गृह आवासीय सहायता के लिए जरूरतमंद बालकों को अल्पकालिक आधार पर आश्रय प्रदान करने, दुर्व्यवहार तथा बालाहार वंचन से संरक्षण या उन्हें निराश्रित छोड़े जाने से बचाव के उद्देश्य से समुदाय आधारित सुविधा के रूप में इसको संचालित किया जाता है। कुल मिला के ऐसे बच्चे जो निराश्रित हो चुके हैं, जिनसे दुर्व्यवहार किया गया है, समझ रहे हैं, ऐसे बच्चों को क्या किया जाएगा, अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए खुला आश्रय गृह में क्या दिया जाएगा, उनको आश्रय दिया जाएगा। तो खुला आश्रय गृह अभी तक कहाँ कहाँ है, दुर्ग है, बिलासपुर है, रायगढ़ है, अंबिकापुर है, बस्तर है, दंतेवाड़ा एवं कोरबा। तो देखिए याद रखिए जिला मुख्यालय लगभग रहता है। देखिएगा दुर्ग जिला मुख्यालय है, बिलासपुर है, अंबिकापुर है, बस्तर मतलब आप समझ सकते हैं जगदलपुर, ठीक है। 4 जिला मुख्यालय तो मेनली है। उसके बाद रायगढ़, दंतेवाड़ा और यहाँ पर याद रखना है कोरबा में भी इसको संचालित किया गया बच्चों के लिए, लड़कों के लिए। और बालिकाओं के लिए रायपुर में है और जशपुर में है, याद रखना है क्या, खुला आश्रय गृह। जो अनाथ हो चुके बच्चे हैं, निराश्रित हो चुके बच्चे, उनके लिए है, ना कि जो अपराध किए हुए हैं बच्चे उनके लिए है। अभी तक 22-23 की स्थिति में नवंबर 2022 तक 38 बालकों और 12 बालिकाओं को यहाँ कहाँ पर आश्रय दिया जा चुका है, खुला आश्रय गृह में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है बाल गृह। अच्छे समझिएगा बाल गृह क्या है। वहां पर क्या था, अभी आपको बताया था खुला आश्रय गृह, याद रखिएगा वहां पर अल्पकालिक कम समय के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं बाल गृह तो यहाँ पर दीर्घ अवधि के लिए दिया जाता है। दोनों में अंतर समझिएगा। खुला आश्रय गृह याद रखिएगा कम समय के लिए, और बाल आश्रय गृह याद रखना, बाल गृह है यहाँ पर दीर्घ समय के लिए, ज्यादा समय के लिए, दीर्घ अवधि के लिए यहाँ पर आश्रय दिया जाता है। देख रेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बच्चे जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए आश्रय, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है, उनको बालक कल्याण समिति के आदेश पर बाल गृह में रखा जाता है। राज्य में कितने हैं, 6 शासकीय एवं 37 अशासकीय बाल गृह है। मैं आपको बताया था इससे पहले, अभी की क्लास में बताया था कि किसी सामान्य बच्चे का अगर देख रेख करना है तो वहां पर शासकीय और अशासकीय
दोनों रूप में किया जाएगा। लेकिन अगर केवल जो अपराध कर चुके हैं बच्चे, जो कानून को उल्लंघन किया, वहां पर केवल सरकारी होगा, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि सामान्य बच्चे हैं, इसके लिए 6 शासकीय और 37 अशासकीय बाल गृह भी संचालित है। अशासकीय मतलब निजी तौर पर, निजी रूप में, है ना, निजी प्राइवेट बाल गृह भी संचालित है। 2022-23 में नवंबर 2022-23 की स्थिति में 1073 बालक और 730 बालिका बाल गृह में कहां पर निवासरत है। ठीक है, अगला देखते हैं, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण। अभी आपको मैं बताया था कि किसी बच्चे को अगर गोद लेना है तो गोद लेने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल केयरिंग पोर्टल में जाएंगे, वहां पर जो भी प्रक्रिया होना है वहां पर करनी है वो वहां पर करेंगे। उसके बाद अंतिम फैसला कौन लेंगे, अंतिम फैसले के रूप में जिला मजिस्ट्रेट लिया जाएगा, और जो भी नियम कानून बनाया जाएगा वो राज्य स्तरीय जो दत्तक विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण है वो बनाएगा, जो भी नियम कानून है वो मतलब क्रियान्वित करेगी। सॉरी, यहां पर अगर हम देखें विशिष्ट दत्तक, सॉरी एक सेकेंड, ठीक, देखिए अनाथ, अपरिपक्व तथा देखिए अनाथ मतलब आप समझ रहे होंगे, अपरिपक्व तथा अभ्यर्थी मतलब जिनके माता पिता छोड़ चुके, मतलब जो अनाथ है ना, माता पिता नहीं है, ऐसे बच्चे जो गोद लिए हुए बच्चे बोल सकते हैं। दत्तक को देखिए, दत्तक पर दिया जाता है, मतलब दत्तक पर दिया जाना होता है, कहने का मतलब ऐसे अनाथ बच्चे हो चुके हैं जो अपरिपक्व हैं, उनको क्या दिया जाएगा, उनको गोद दिया जाएगा, मतलब उनको किसी परिवार को क्या दिया जाएगा, गोद दिया जाएगा। तो क्या क्या है, उन बच्चों के लिए दत्तक ग्रहण की कार्रवाई विशिष्ट दत्तक अभिकरण द्वारा की जाती है। तो ऐसे बच्चे जिनको गोद लिया जाना है परिवार के द्वारा, तो उनकी कार्रवाई किसके द्वारा की जाती है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के द्वारा की जाती है। एक इकाई की क्षमता, जो एक इकाई जो अभिकरण है उसकी क्षमता कितनी होती है, एक मान लीजिए एक यहाँ पर एक विशिष्ट दत्तक अभिकरण है, ग्रहण अभिकरण, जहाँ पर बच्चे हैं, वहां पर एक जगह पर 10 बच्चे ही क्या रह सकते हैं, मतलब एक जगह अभिकरण पे केवल 10 बच्चे ही वहां की क्षमता है। वर्तमान में राज्य में रायपुर बिलासपुर की दो याद, रायपुर और बिलासपुर में 2 याद रखिएगा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण है। तो रायगढ़ में है, दंतेवाड़ा में, महासमुंद, कांकेर का वर्धा, जशपुर, जगदलपुर, कोरबा, राजनांदगांव, अंबिकापुर में कुल 13 विशिष्ट दत्तक अभिकरण है, याद रखिएगा। 2022-23 में अगर हम देखें नवंबर 2073 तक की, मतलब 2022 तक देखें हम, तो 73 बच्चे को अभी तक क्या लिया गया है, गोद लिया गया है इसके द्वारा, जिसमें से 70 बच्चे देश के भीतर लिए गए हैं और 3 बच्चे को अंतर्देशीय मतलब विदेश में लिया गया है, दूसरे देश में रहते हुए कोई परिवार है जो परिजन है वो, समझ रहे हैं। ये तो रहा। अगला हम देखेंगे कि गैर संस्थागत देख रेख कार्यक्रम क्या क्या चलाया जाता है। देखिए अच्छे समझिएगा इसको। पहला है आपका प्रवर्तका कार्यक्रम। प्रवर्तका कार्यक्रम क्या है समझिए, किशोर न्याय जो आया था, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में बालकों की देखरेख तथा संरक्षण के लिए के प्रावधान के अनुसार देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को, ऐसे बच्चे जो देखरेख की आवश्यकता है, जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, ऐसे बच्चों को कुटुंब के सानिध्य में रखते हुए, अगर वो जहां पर भी रह रहे हैं, जिस भी जगह पर रह रहे हैं, अब कुटुंब मतलब आवास बोल सकते हैं, घर, ठीक है, जिनको देखरेख की जरूरत है, अगर ऐसे बच्चे रह रहे हैं तो उनको चिकित्सीय सहायता के लिए, एक सेकेंड, उनको क्या दिया जाएगा, चिकित्सकीय सहायता के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए, मेडिकल जांच के लिए, उनको सब में क्या दिया जाएगा, तथा शैक्षणिक और अपने विकास करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 4000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो ऐसे बच्चे जिनको संरक्षण की, जिनको विकास की जरूरत है और किसी घर के सानिध्य में रहते हुए, अगर वो उनको मान लीजिए किसी घर कोई गोद ले लिया बच्चा, अगर वो उसके सानिध्य में रह रहे हैं, तब उनको उनके चिकित्सकीय, मेडिकल जांच के लिए, विकास के लिए, सब के लिए क्या चाहिए, उनको पैसा चाहिए अपना विकास करने के लिए। 4000 रुपये प्रति माह के रूप में उनको सहायता प्रदान की जाती है। तो 30 नवंबर 2022 तक की स्थिति में राज्य में 303 बच्चों को अभी तक, याद रखेगा, इसकी योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है। अगला देखते हैं। अगला है पोषण देखरेख कार्यक्रम। फास्टर केयर प्रोग्राम के अंतर्गत, इसे बोलते हैं फास्टर केयर प्रोग्राम। पोषण देखरेख के अंतर्गत पारिवारिक देखरेख से वंचित बच्चों को, ऐसे बच्चे जो परिवार की देखरेख में नहीं है, किसी गैर नातेदार, यहाँ के यहाँ भाई उसके नातेदार रिश्तेदार नहीं है, गैर नातेदार परिवार या फिट सोसाइटी जो एक संस्था होती है, उनके फिट सोसाइटी की देखरेख में अगर रखा जा सकता है। ऐसे बच्चे
जो परिवार की देखरेख में नहीं है उनको किसी गैर रिश्तेदार के यहाँ रख देंगे या किसी संस्था के यहाँ रख देंगे। तो ऐसे में बच्चे अपना मानसिक विकास, अपना बोल सकते हैं अपना मानसिक विकास, अपना शैक्षणिक विकास नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनको संरक्षण के लिए इस योजना के तहत उनकी देखभाल करने के लिए जो परिवार रख रहे हैं उनको, ये देखिए ना, नातेदार जो उनके नहीं है, किसी गैर नातेदार परिवार के यहाँ अगर वो बच्चा रह रहा है या किसी संस्था के यहाँ रह रहा है, तो उस बच्चे के विकास करने के लिए उस संस्था को, उस नातेदार परिवार को सरकार क्या करेगी, प्रति माह 4,000 रुपए देगी। यहाँ पर उस बच्चे को मिल रहा है, यहाँ पर किसको मिल रहा है, उस व्यक्ति को या उस संस्था को 4,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा संशोधित 2021 में दिए गए प्रावधानों के में यह कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में लागू है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोषण देखरेख कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में, जितना अभी तक का बताया हूं उसमें से एक ही ऐसा है जो सभी जिलों में लागू है। तो नवंबर 2022 तक की स्थिति में राज्य में 3 बच्चे, देखिए राज्य में केवल और केवल 3 बच्चे पोषण देखरेख कार्यक्रम के अंतर्गत पारिवारिक पोषण देखरेख में निवासरत है। बस इतना ही आप याद रखिए, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला है आफ्टर केयर कार्यक्रम। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या है आफ्टर केयर कार्यक्रम। मान लीजिए ऐसा कोई बच्चा जो किसी संस्थागत देखरेख में है, ठीक है, समझिएगा, या मान लो कोई बच्चा जो है वो अपराध किया है या 18, जैसा फुटपाथ पे है बच्चा और 18 साल तक की एज तक उनको आप वहीं पे गृह में रखो, सुधार की तो नहीं बोल सकते, उनको आप अपनी देखरेख में सुरक्षित जगह पर रखे हैं। और 18 साल के बाद अगर बच्चा बाहर निकलता है तो उनकी शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक मदद करने के लिए, क्योंकि सडनली वो जाएगा तो अपना विकास नहीं कर पाएगा, सडनली बाहर निकलेगा तो उनकी विकास करने के लिए ही सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, उनको 21 वर्ष की उम्र तक, 21 वर्ष की उम्र तक या 3 साल तक, मान लो अगर कोई बच्चा 18 साल का है तो अगर वो छूट गया तो 21 साल तक दिया जाएगा। मान लो उसको 16 साल में छोड़ दिया गया है, अब उनको 21 साल तक का नहीं दिया जाएगा, उनको 4,000, उनको दिया जाएगा 19 साल तक का दिया जाएगा केवल। क्यों? क्योंकि केवल क्या बोला है, 3 साल तक दिया जाएगा या 21 वर्ष तक दिया जाएगा, इनमें से जो भी पहले हो। तो यहाँ पर पहले क्या हो गया, 19 साल तक ही उनको दिया जाएगा 4,000 रुपये। समझ रहे हैं। अगला जो है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो भी आगे चलाई जा रही है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसको हम बाद में देखेंगे। ये जो अभी आपको बता रहा हूँ, राज्य में संचालित जितने भी देख रेख है अनिवार्य, कैसे उसका पंजीयन होता है, इन सभी चीज़ों को आज कल हम देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी। देखिए थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा, मैं इसमें इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि डाटा बहुत थे, ऐसे में लिखने में काफ़ी समय हो जाता वीडियो बनाने में, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।